गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 7 पार्ट 6 हिंदी में जिसका शीर्षक है सुनहरा मुर्गा, काला बंदर और लाल अमरूद का पेड़। सुनहरा मुर्गा, काला बंदर और लाल अमरूद का पेड़। इसके लेखक हिंदी के आधुनिक साहित्य में महत्वपूर्ण स्थान पाने वाले मोहन राकेश जी हैं। इन्होंने बहुत सारी साहित्य की कहानी, उपन्यास, नाटक आदि मुख्य विधाओं में लेखन कार्य किया है और यह बहुत ही एक महत्वपूर्ण पत्रिका आती थी। हम लोग उसको देखें, सारिका कादम्बिनी धर्मजू, ये पत्रिका आती थी जिसको कि पहले के युग में हम लोग पढ़ते थे। उसमें सारी देश विदेश की सारी प्रमुख क्षेत्रों के बारे में समाचार होते थे, फोटो होता था, कहानी हुआ करती थी। तो सारिका पत्रिका के ये संपादक भी रह चुके हैं। इनकी प्रमुख कहानी संग्रह क्वार्टर, पहचान तथा वारिस, आषाढ़ की एक दिन, लहरों के राजहंस और आधे अधूरे इनके प्रमुख नाटक हैं। इनका जन्म 8 जनवरी 1925 ईस्वी को पंजाब के अमृतसर में हुआ था और इनकी मृत्यु असमय ही 3 जनवरी 1972 में दिल्ली में हो गया था। तो जैसा कि आप लोग पाठ का शीर्षक से समझ रहे हैं कि सुनहरा मुर्गा, काला बंदर और लाल अमरूद का पेड़। देखिए, इस कहानी के माध्यम से लेखक ने हम लोगों को क्या बतलाने का काम किए हैं। जब हम लोग पढ़ेंगे, समझेंगे तो सारी इन चीज़ों की कलई खुलेगी, पोल खुलेगी और इस कहानी के माध्यम से वो क्या संदेश देना चाहते हैं अभी हम लोग जानेंगे। तो ध्यान पूर्वक आप लोग इस पूरे कथा को सुनने का, समझने का काम कीजिए। सुनहरा मुर्गा अपनी तरह का एक ही था, इसीलिए बहुत से मांस विक्रेताओं की नज़र उस पर थी। लाल बंदर भी अपनी तरह का एक ही था, इसीलिए बहुत से चिड़ियाघर के लोग उसे पकड़ने की कोशिश करते थे या कोशिश में थे। और लाल अमरूद के पेड़ पर पूरे पूरे लाल अमरूद लगते थे। उस जैसा भी कोई दूसरा पेड़ वहाँ नहीं था, इसलिए फल वालों से लेकर स्कूल के बच्चों तक को उसके अमरूदों का लालच था। क्या यहाँ पर इस 10 लाइन के सेंटेंस में आप लोगों को समझ में आया? सुनहरा मुर्गा जो कि अपने आप में अपने रंगों के कारण एक अलग तरह का ही था, जिसके कारण मांस विक्रेताओं की नज़र हमेशा उस पर बनी रहती थी कि कब यह मुर्गा पकड़ में आ जाए और इनका मांस काट कर हम लोग बेचें, जिससे हम लोगों की अच्छी आमदनी हो, क्योंकि यह मुर्गा अपनी तरह का है। काला बंदर भी अपनी ही तरह का एक ही था, इसीलिए चिड़ियाघर के लोग उस पर लालायित रहते थे कि कब यह हमारी पकड़ में आ जाए। और लाल अमरूद का पेड़, पूरे पूरे लाल अमरूद जिस पर लगते थे उस जैसा कोई दूसरा पेड़ वहीं नहीं था, वहाँ पर नहीं था, जिसके कारण फल वालों से लेकर के स्कूली बच्चों तक का निगाह उस पर हर समय रहता था और अमरूद का लालच रहता था। पर उन तीनों ने मिलकर एक ऐसी योजना बना रखी थी कि उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाता था। जब कोई मांस विक्रेता मुर्गे को पकड़ने के लिए आता तो पेड़ उसे लुभाने के लिए 2-3 पके अमरूद नीचे टपका देता। उन अमरूदों की खुशबू ऐसी थी कि मांस विक्रेता पहले अमरूद चखने में लग जाता। इसी बीच बंदर 2-1 कच्चे अमरूद तोड़कर इस तरह उसके सिर का निशाना बनाता कि वह अपना होश भूल जाता। इस प्रकार आखिर जब वह ऊपर की तरफ देखता तो बंदर मुर्गे को पीठ पर बिठाए
मुंह बिचकाता नजर आता, वहां हार कर वहां से चलने लगता। जब वो हार कर वहां से चलने लगता तो उससे पता चलता कि उसका थैला भी गायब है। थैला उसके औजारों समेत पेड़ की सबसे ऊंची शाखा पर लटक रहा होता। जब कोई मुर्गे को पकड़ने आता तो ये तीनों आपस में ऐसा कॉम्बिनेशन बना करके रखे थे, प्लानिंग करके रखे हुए थे कि जब कोई शिकारी मुर्गे को पकड़ने के लिए आता तो अमरूद अपना 2-4 अच्छे अच्छे अमरूदों को नीचे गिरा देता, जिससे कि वह शिकारी अमरूद खाने में व्यस्त हो जाता। और तब तक कुछ अधपके अमरूद बंदर जी वहां से तोड़कर उस शिकारी के सिर पर मारते, जिनसे कि वह बेहोश हो जाता। इस प्रकार जब वह उठते बेहोशी के आलम से तो उनके साथ जो उनका थैला रहता था वह थैला भी पहुंच जाता था पेड़ के सबसे ऊपरी डाल पर, ऊंची शाखा पर। अब वह हार मानकर वहां से लौट जाता। तो ये तो हो गया मुर्गा जी को बचाने का करामात। जब चिड़िया घर के लोग बंदर को घेरने के लिए आते तब पेड़ उसे अपनी पत्तियों और शाखाओं में छिपा लेता, किसी की उस पर नजर ही न पड़ती। नीचे मुर्गा जोर जोर से पंख फड़फड़ा कर इतनी धूल उड़ा देता कि उनके लिए वहां खड़े होकर सांस लेना मुश्किल हो जाता। आखिर वहां से हटने लगते तो अपने सबसे पिलपिले अमरूद नीचे टपका कर उन्हें फिसला देता। वे किसी तरह गिरते पड़ते वहां से भागते तो उन्हें पता चलता कि उनका बंदर पकड़ने का जाल मुर्गे की चोंच में है और मुर्गा सबसे पेड़ की सबसे ऊंची टहनी पर बैठा हुआ है। थोड़ी देर जाने पर उन्हें पीछे से मुर्गे की बांग सुनाई दे जाती, कुकड़ू कू, जैसे मुर्गा उनका मजाक उड़ा रहा है। जैसे ही कोई शिकारी बंदर को पकड़ने के लिए आता तो ये अमरूद जो है अपने पत्तों की झुरमुट में उसे छिपा लेता और 2-4 पिलपिले अमरूद नीचे गिरा देता, जिस पर कि वह फिसल जाते, उनको चोट लगती। और तब तक मुर्गा महोदय क्या करते कि ये अपने पंखों से इतनी धूल उड़ा देते कि उन धूलों से वह बेचैन हो जाता और किसी तरह गिरते पड़ते वहां से भागता। और जब भागने लगता तो देखता कि उसका जाल तो मुर्गे की चोंच में है और मुर्गा जो है पेड़ की सबसे ऊपरी शाखा पर बैठा हुआ है। इस प्रकार से बंदर जो है बच जाता। अब आगे देखिए कि इसी तरह जब फल वाले स्कूल के बच्चे पेड़ से अमरूद तोड़ने के लिए आते तब पहला उनका सामना बंदर से होता। तब सबसे पहला सामना उनका बंदर से होता। बंदर इस तरह उनके इर्द गिर्द चक्कर काटता, कोई उन्हें डराता धमकाता कि उनके पेड़ के नज़दीक जाने का हौसला ही न पड़ता। अगर उन लोगों के अपना कोई खाने पीने का सामान होता तो उसे भी वह चट कर जाता। मौका लगने पर किसी के बाल भी नोच देता, किसी के कान भी उमेट देता। फिर भी वे लोग अगर पेड़ के नज़दीक पहुंच जाते तो वहाँ उन्हें मुर्गा बेजान तड़पता नजर आता और मुर्गे की चोंच एक अमरूद में होती, जैसे कि अमरूद खाकर के ही उसकी यह हालत हुई हो। लोग बीमारी के डर से अमरूद तोड़ने का इरादा छोड़कर वहाँ से लौट पड़ते और लौटते हुए यह पता चलता कि अमरूदों के लिए जो टोकरी साथ में लाए थे वह बंदर के सिर पर है और बंदर मस्खरे की तरह आवाज़ पैदा करता पेड़ की सबसे ऊंची डाले पर बैठे टांग हिला रहा है। तो जब कोई अमरूद तोड़ने के लिए बच्चा या राहगीर आता उस समय ये लोग क्या करते, जो कि अभी हमने पढ़ करके आपको बताया। पहले तो बंदर उनको बहुत ही परेशान कर देता, उनका कान भी उमेटता, उनकी बाल भी नोचता। उसके बाद मुर्गा क्या करता, उसका क्या ड्यूटी था अमरूद को बचाने का कि वह एक पिलपिला या सड़ा हुआ अमरूद के बगल में अपनी बेजान पंखों को बेजान बना देता था और बेजान ढंग से सो जाता था, जैसे कि
वही सड़ा गला अमरूद खा करके उसकी हालत हुई हो, तबीयत खराब हो गई हो, इस प्रकार का वह ढोंग करता, रूप बना लेता और लोग समझते कि अरे राम राम, अमरूद में जरूर कोई कारण है, बीमारी है, इसीलिए मुर्गा ऐसा हो गया, नहीं खाना चाहिए। उसके बाद जो टोकरी वे लोग लेकर के आए रहते अमरूद तोड़ने के लिए, उस टोकरी को बंदर लेकर के सबसे पेड़ की ऊपरी शाखा पर बैठ जाता और ऊपर से उनका मजाक उड़ाता। इसके बाद वे लोग थक हार करके अपना सब कुछ लुटा करके, टोकरी और सामान और ये शिकार करने का जाल, सभी कुछ पूरा सुनियोजित तरीके से ऐसा ये लोग करते कि तीनों की ही जान बच जाती। इस तरह हुए मजे में दिन कट रहे थे कि एक दिन खूब घनी घटा गिर आई। पहले मूसलाधार वर्षा हुई, फिर ओले पड़ने लगे। जब उन तीनों ने साथ मिलकर अपना अपना बचाव करने की योजना बनाई थी, इस दिन की बात नहीं सोचती थी। पेड़ अपनी जगह परेशान था, ओलों से उसके सब अमरूद नष्ट हो रहे थे। बंदर की अपनी जगह भींग भींग कर बुरा हाल था, ऊपर से ओलों की मार उसकी जान ले रही थी। मुर्गा की अपनी जगह खस्ता हालात थी, वर्षा से भारी होकर उसके पंख ही नहीं खुल पा रहे थे। उन ऊपर से ओलों की झड़ी उस पर गोलियां दाग रही थी। इस प्रकार से इन तीनों की जान बचती गई, जहां तक आप लोगों ने हमसे सुना और समझा। उसके बाद क्या होता है कि एक दिन अचानक, जिसका कि वे लोग प्लानिंग नहीं किए थे, मूसलाधार बारिश होने लगी, ओले पड़ने लगे। वैसे में ये तीनों अपनी अपनी जान को बचाने का भरपूर प्रयास कर रहे हैं और तीनों एक दूसरे से सिर्फ अपनी अपनी चिंता में लग गए और बारिश, ओलों की मार को खूब बर्दाश्त किया। ऐसे में क्या हुआ कि अमरूद जो था, अमरूद का पेड़, वह भी बारिश और ओलों की मार को सहता रहा। अंत में एक दिन छोटकू किसी काम के नहीं पेड़ ने झल्ला कर सोचा, मैंने आज तक हर मुसीबत में इनकी जान बचाई है, पर आज मुझ पर जब इतनी बड़ी मुसीबत आई है तो इन्हें अपनी अपनी पड़ी है। एक बार मेरा हाल तक नहीं पूछा, मदद करना तो दूर रहा। मैंने भी क्या साथी चुन रखे। बंदर ने ठंड से कांपते हुए अपने आप से कहा, एक पेड़ है जो जमीन में गड़ा होने की वजह से सुरक्षित है, दूसरा पक्षी है जिसे आकाश में उड़ सकने के कारण कोई खतरा नहीं। आज तक मुझसे तो ये अपनी रखवाली कराते रहे हैं, पर आज मुझ पर इतनी सख्त मुसीबत पड़ी है तो दोनों चुपचाप ताकते हुए मजा ले रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं। बंदर का और पेड़ का तो हमेशा का साथ है। मुर्गे ने त्योरी डाले हुए अपने मन में कुड़कुड़ाना शुरू किया कि मैं क्यों बेवकूफ़ बनकर इन दोनों के बीच फंसा हूँ। आज तक तो मैंने हर मुसीबत को अपनी मुसीबत, इनकी हर मुसीबत को अपनी मुसीबत समझता आया हूँ, पर आज जब मेरी जान पर बनी है तब दोनों को जैसे मेरा पता ही नहीं है, मज़े में बारिश में नहा रहे हैं और मेरी बात तक नहीं पूछ रहे हैं। बारिश समा तो तीनों आपस में उस दिन की वर्षा को लेकर के जो अलग अलग इन लोगों ने वर्षा और ओलों की मार को झेला, वैसे में इन तीनों के अंदर खटास आ गई। और खटास आ गई तो तीनों ने अपने आप के बारे में ही सोचना चालू कर दिया अलग अलग। बंदर सोच रहा था कि पेड़ ने हमको नहीं बचाया, मुर्गा ने हमको नहीं बचाया। मुर्गा सोच रहा था कि बंदर और पेड़ ने हमारी रक्षा नहीं की। और पेड़ सोच रहा था कि ये लोग हमारे किसी काम के नहीं, हमको मुसीबत में लोग साथ नहीं देते हैं। तीनों इतने नाराज थे कि आपस में उन्होंने बात तक नहीं की। पेड़ चुपचाप अपने अमरूद नष्ट होते देखता रहा, बंदर चुपचाप ठिठुरता रहा, मुर्गा चुपचाप कुढ़ता रहा। थोड़ी देर में ओले थम गए, बारिश भी रुक गई, पर तीनों में फिर भी कोई बात न हुई। पेड़ को चिढ़ हो रही थी कि उसके इतने बारिश झेलने के बाद भी बंदर उस पर बोझ बनकर लटका है। मुर्गा उसके तने से, पेड़ के तनों से
पंख खुजला रहा है। बंदर को गुस्सा आ रहा था कि उससे तो ठंड के मारे सन्निपात हुआ जा रहा है। सन्निपात मीन देखिए वहां पर लिखे हुए हैं तेज बुखार, और पेड़ है कि अभी उस पर बूंदे टपका रहा है। मुर्गा है कि अभी पंखों से छींटे ऊपर उड़ा रहा है। मुर्गे को कुड़हन हो रही थी कि पानी की मार से उसका जिस्म तो जवाब दे रहा है, और पेड़ ने जरा सी भी जमीन उसके लिए सूखी बचाकर नहीं रखी। बंदर से इतना तक नहीं हो रहा है कि उसे वहां से किसी तरह सुरक्षित जगह पर ही पहुंचा है। इस प्रकार तीनों अपने आप के बारे में एक दूसरे को उलाहना देते हुए मने मन कुड़ते रहे। बंदर सोचता रहा कि पेड़ और मुर्गा ने नहीं बचाया, मुर्गा सोचता रहा कि पेड़ और बंदर ने नहीं बचाया, पेड़ सोचते रहा कि इन लोगों ने थोड़ी सी भी हमारी सुध नहीं ली। अगले रोज तक पेड़ की टहनियां सूख गई, बंदर का जिस्म सूख गया, मुर्गे के पंख सूख गए। मगर तीनों ने आपस में फिर भी कोई बात नहीं की। पेड़ सोचता रहा अब आए इन दोनों पर कोई मुसीबत तो देखूंगा अपने आप को कैसे बचाते हैं, मैं अब इनकी कोई मदद नहीं करने का। बंदर भी यही सोचता रहा, मुर्गा भी यही सोचता रहा। उसी रोज एक मांस विक्रेता मुर्गे की तरफ बढ़ा तो पेड़ ने अमरूद नहीं टपकाए, न बंदर ने अपने मुर्गे को पीठ पर लिया, न ही मांस विक्रेता का थैला उड़ाया। तीनों इस कदर अपने आप में गुस्सा हो गए कि तीनों ने एक दूसरे का कुशल क्षेम पूछने का तो दूर, सिर्फ एक दूसरे पर लांछन लगाते रहे कि पेड़ ने ये किया तो बंदर ने ये किया तो मुर्गा ने ये किया। और आगे जा कर के जब अगले दिन इन तीनों को पानी से राहत मिली, वर्षा से राहत मिली, तो पेड़ भी अपने पत्तों तनों को सुखा लिया, बंदर भी सूख गया था और ये मुर्गा जी भी सूख गए थे। उसी रोज एक मांस विक्रेता आया और मुर्गे की तरफ जब बढ़ा तो पेड़ ने अपना अमरूद नहीं टपकाए, न बंदर ने मुर्गे को अपनी पीठ पर बिठाया और न ही मांस विक्रेता का थैला उड़ाया। मुर्गा मांस विक्रेता के थैले में बंद हो गया तो दोनों ने सोचा कि अब पता चला बड़ा मुर्गा बना फिरता था। मांस विक्रेता मुर्गे को लेकर चला गया। इस प्रकार उस दिन मांस विक्रेता की लह गई, इन तीनों की दोस्ती में फुटमत हो गई, जिसके कारण वह मुर्गे को लेकर के चला गया। अगले रोज चिड़ियाघर से लोग आए, उन्होंने बंदर को पकड़ने के लिए जाल बिछाया तो पेड़ चुपचाप दूसरी तरफ मुंह किए रहा। बंदर उसकी ऊपर की टहनी की तरफ लपका तो पेड़ ने वह टहनी ही टूट जाने दी। थोड़ी देर में बंदर जाल में था और चिड़ियाघर के लोग उसे घसीटते हुए ले जा रहे थे। पेड़ ने जब यह हालत देखी तो मुस्कुरा दिया। मन में उसने सोचा कि अब रात दिन पिंजरे में रहना पड़ेगा तो इसे होश आएगा। बड़ा बंदर बना फिरता था। मुर्गा भी चला गया चिड़ियाघर से। जो लोग आए बंदर को पकड़ने के लिए, उस दिन अमरूद के पेड़ ने उसकी कोई मदद नहीं की। अमरूद के पेड़ की ऊपरी शाखा पर बंदर जाना भी चाहा तो उसने अपनी उस शाखा को ही तोड़ डाली, अपनी तना को ही तोड़ डाली, जिसके कारण बंदर चिड़ियाघर के लोगों के जाल में फंस गया और चिड़ियाघर के लोग उसे घसीटते हुए लेकर के चले गए। अमरूद चुपचाप देखता रहा और मन ही मन मुस्कुराता रहा। अगले रोज बहुत से लोगों ने पेड़ को घेर लिया। पेड़ ने सहम कर देखा कि उन पत्थरों और डंडों का कोई जवाब उसके पास नहीं है। ताड़ 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 थोड़ी ही देर में उसके सारे अमरूद झाड़ लिए गए। फिर किसी ने कहा कि पुराना पेड़ है, इसे काट कर इसकी लकड़ी जलाने के काम में लानी चाहिए। आदमी के पास कुल्हाड़ी थी। बस उसी समय पेड़ की जड़ पर कुल्हाड़ी चलने लगी। थोड़ी देर में अमरूद टोकरियों में भर कर जा रहे थे और पेड़ की लकड़ियां लोगों के कंधे पर लद कर जा रहे थे। मुर्गा भी मांस विक्रेता के यहाँ चला गया। काला बंदर भी चिड़ियाघर में चला गया। अब अगले रोज लोगों ने पेड़ को घेर लिया, उसके सारे अमरूद को तोड़ लिया और अब जाकर के किसी व्यक्ति ने कहा कि अब यह पुराना पेड़ हो गया, इसकी लकड़ियां भी काट कर जलाने के काम में लानी चाहिए। तो सब लोगों ने कुल्हाड़ी से उसके पेड़ को काट डाला और अमरूद टोकरी में और लकड़ियों को कंधे पर लेकर के अपने अपने घर चले गए। वहीं पर एक गिलहरी रहती थी। मुर्गे, बंदर और पेड़ की आपसी योजना और एकता पर वह चकित हुआ करती थी। उसने मुर्गे और बंदर के बाद पेड़ को इस हालात में जाते देखा तो लंबी सांस के साथ
मन में बोली जा रही है, जा रहा है अभी लोगों का चूल्हा जलाना, बड़े दोस्त बने फिरते थे। गिलहरी ने वहाँ पर यही कहा कि पेड़ भी जा रहे हैं अब लोगों के चूल्हा को जलाने के लिए, बड़े दोस्त बने फिरते थे। तो कहने का मतलब ये कि इस कहानी से हम लोग यही समझे कि जब तक आपकी आपसी सहमति है और आपसी सहमति में आप योजनाबद्ध तरीके से एक दूसरे के सहयोग और बुद्धिमानी से सहयोग कर रहे हैं, अविश्वास और गलतफहमियों से दूर रह रहे हैं, तब तक तो आप सुरक्षित हैं। और जैसे ही अविश्वास और गलतफहमियां आपस में पैदा करते हैं, एक दूसरे के प्रति कटु होते हैं, वहीं से आपकी दोस्ती में दरार आती है। और जब दरार आती है तो विनाश होगा। और ठीक इस कहानी के जैसे ही दोस्ती में दरार आई, तीनों का विनाश हो गया। इसलिए लेखक ने हमें यहाँ पर यह समझाया है कि एकता जीवन की शक्ति है और अलगाव कमजोरी। इसके विपरीत कठिन परिस्थितियों में धैर्य खोकर एक दूसरे को दोषी ठहराने तथा क्रोध करने से जीवन का विनाश हो सकता है। अतः हमें आपस में मिलजुल कर ताउम्र रहना चाहिए और योजनाबद्ध तरीके से एक दूसरे का साथ में एक दूसरे के विश्वास को लेते हुए, मानते हुए जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। तब जाकर के हमारा कामयाबी संभव है। अन्यथा इन तीनों के जैसा हम लोग का भी विनाश हो जाएगा। तो हमें आपस में एकता बनाए रखनी चाहिए। इस पाठ से हमें यही शिक्षा मिलती है। धन्यवाद। अगले रोज इसका क्वेश्चन आंसर आप लोगों को कराएंगे।